संगीत। आज मैं एक नियो नोयर मार्शल आर्ट्स फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है निंजा असैसिन। स्पॉयलर्स आगे है, ध्यान रखना और संभल के। फिल्म की शुरुआत एक टैटू शॉप से होती है जो एक बूढ़े अनुभवी आदमी की है। वह एक युवा गैंगस्टर पर काम कर रहा है जब एक मिनियन काले रेत से भरा एक लिफाफा लाता है। गैंगस्टर को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन बूढ़ा आदमी सदमे में जम जाता है। वह बताता है कि काले रेत का मतलब दुनिया के सबसे क्रूर और खतरनाक निंजा का आगमन है। उसका उनसे पहले भी सामना हुआ था और उसे पहले हाथ का अनुभव है कि वे कितने खतरनाक हैं। जब गुंडे उसे डरपोक कहते हैं तो वह अपने सीने पर एक भद्दा निशान दिखाता है जो एक निंजा के हमले से हुआ था। उसका दिल सीने के दाईं तरफ था जिसकी वजह से वह आज तक जिंदा है। अचानक एक आदमी का सिर आधा कट जाता है और खून हर तरफ छिटका जाता है। फिर छत से एक तार नीचे आता है और एक आदमी को ऊपर खींच लेता है। जब उसे पीछे की तरफ फेंका जाता है तो उसकी आंत के सिर्फ टुकड़े ही जमीन पर पहुंचते हैं। निंजा छाया में छिपे रहते हैं और लोगों के शरीर और अंगों को एक ही बार में काट देते हैं, जिससे खून की नदियां बहने लगती हैं। जब सब मर चुके होते हैं तभी हम निंजाओं को कमरे के अंधेरे कोनों से बाहर आते देखते हैं। फिर हमें जापान के ओजुनु क्लान से मिलवाया जाता है। ये निंजाओं का एक ऐसा गिरोह है जिसका नेतृत्व बेरहम लॉर्ड ओजुनु करता है। ये गिरोह दुनिया भर से बच्चों को उठाता है और उन्हें अंतिम निंजा हत्यारे बनने के लिए कड़े और बेरहम ट्रेनिंग से गुजारता है। दुनिया के नेताओं के बीच तो ये काफी मशहूर है, लेकिन आम दुनिया से छिपे हुए हैं। कोई भी जो इस गिरोह को 100 पाउंड सोना देगा वो इन हत्यारों को किराए पर ले सकता है और जिसे भी मारना चाहता है उसकी मौत पक्की कर सकता है। ओजुनु कबीला 100 साल से भी ज्यादा समय से छुपकर काम कर रहा है और रूस के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री जेफरी एप्स्टीन और कई अन्य बड़े लोगों की मौत के पीछे यही है। जो कोई भी इनके बारे में जानता है वह इनसे कभी भी एक सेशन में मिलने से डरता है। लॉर्ड ओजुनु ग्रुप के बाकी लोगों को एक नए बच्चे राइजो से मिलवाता है। उसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था और कबीले के लीडर ने उसे अपनाया है। ओजुनु को कुछ ऐसा लगता है कि उम्मीदों की वजह से राइजो उसके बाद कबीले का नेता बनेगा। राइजो के लिए ट्रेनिंग और भी मुश्किल होती है। जब तक वह 10 साल का होता है, गलतियों की सजा के तौर पर उसके पूरे शरीर पर निशान पड़ चुके होते हैं। एक निंजा के लिए जरूरी गुणों में से एक है उसकी छिपने की क्षमता। राइजो को एक चढ़चढ़ाती लकड़ी की फर्श पर चलने के लिए बनाया गया है, लेकिन रात में वह जो भी आवाज करता है उसके नतीजे में क्योकेत्सु शोगुए से उसके पैर कट जाते हैं। दर्द की वजह से बच्चा मुश्किल से सो पाता है। फिर उसे पहली बार जिंदगी में किसी की दया दिखाई देती है जब एक लड़की उसके घावों पर मरहम लगाती है। उसका नाम किरिको है और वह प्रशिक्षण में एक साथी निंजा है। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे किसी भी तरह की भावनाएं न रखें, लेकिन किरिको अलग है। वह उस हिंसा और हत्याओं में विश्वास नहीं करती जिसका समर्थन उसका कबीला करता है। समय तेजी से बीतता है और रिजो और किरिकू एक साथ बड़े होते हैं। शायद ही कभी बात करते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। रिजो अब अजुनु द्वारा प्रशिक्षित अब तक का सबसे प्रतिभाशाली निंजा बन गया है, लेकिन अपने सीनियर ताकेशी के साथ मैच में वह हार जाता है क्योंकि उसके विरोधी ने गंदी चाल चली। गुरु इसकी इजाजत देता है और बजाय रिजो को कमजोर होने का दोष देता है। वह रिजो पर एक बेहद दर्दनाक उंगली से दबाने की तकनीक का इस्तेमाल करता है जिससे वह लड़का दर्द से तड़प उठता है। उसकी आखिरी परीक्षा होती है बिना किसी मेडिकल सहायता के रात बचाकर निकालना। अगली सुबह लौटने पर ओजुनु उसे नए दिन की ट्रेनिंग के लिए तैयार देखता है और टेस्ट पास करने के लिए अपने शिष्य पर गर्व महसूस करता है। जल्द ही राइजो क्लैन का सबसे प्रतिभाशाली निंजा बन जाता है। आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथ बांधकर भी अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है। किरिको उस पर गर्व करती है, लेकिन दूसरी तरफ ओजुनु के जीवन जीने के तरीके से उसका मोहभंग हो जाता है। वह अक्सर क्लैन के छोटे मोटे नियमों को नजरअंदाज कर देती है और राइजो द्वारा चेतावनी दी जाती है। वो डरा हुआ है कि अगर लीडर को पता चला तो वो उसका दिल ले लेगा, लेकिन किरिको कहती है कि उसका दिल रिजो के साथ है, जिससे कि वो कभी चुराया नहीं जा सकता।
एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसे चाकू से एक विरोधी को नुकसान पहुंचाने को कहा जाता है। किरिको, जो ऐसा करने में असमर्थ है, कि पोसुनो द्वारा चेहरा काट दिया जाता है और उसे एक पिंजरे में फेंक दिया जाता है। रिजो चुपके से उससे मिलने जाता है, पानी लेकर। कुछ दिनों बाद एक बरसात की रात को किरिको भागने के लिए दीवार पर चढ़ जाती है और रिजो को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो रुकने का फैसला करता है क्योंकि वो क्लान के प्रति वफादार रहना चाहता है, क्योंकि यही वो सब जानता है। आखिरकार किरिको को पकड़ लिया जाता है और उसे मारने की सजा सुनाई जाती है। सीनियर ताकेशी सबके सामने उसके दिल में छुरा घोंप देता है। उस दिन राइजो का एक हिस्सा मर जाता है, लेकिन वह फिर भी क्लान के प्रति वफादार रहने का फैसला करता है। दृश्य कुछ साल बाद बर्लिन यूरोपोल हेडक्वार्टर में कटता है, जहां माइका नाम की एक फोरेंसिक टीचर को क्लान के अस्तित्व के बारे में सबूत मिलते हैं। ये नहीं जानती कि ये जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है, वह इसे अपने सीनियर मास्लो के साथ शेयर कर देती है। वो यकीन ही नहीं करता कि एक गुप्त निंजा संगठन है जिसके बारे में सिर्फ अभिजातीय लोगों को पता है। लेकिन माइका उसे रिपोर्ट्स दिखाता है जो दुनिया के नेताओं से पैसे के प्रवाह और कई जाने माने लोगों की मौतों के बीच कनेक्शन साबित करती है। मैस्लो, जिसे अब दिलचस्पी हो गई है, इस मामले को और गहराई से जांचने का फैसला करता है। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि एक हाई रैंकिंग केजीबी एजेंट सबाटेन ने पहले भी ऐसी रिपीट्स बनाई थीं। लेकिन जैसे जैसे उसकी काम को पहचान मिलने लगी, उसे सपने देखने वाला कहकर उसके पद से हटा दिया गया और आखिरकार मार दिया गया। फिर हम देखते हैं कि रिजो भी बर्लिन में है, एक खास काम के लिए एक जर्जर अपार्टमेंट में रह रहा है। वो हर सुबह अपने गुरु द्वारा सिखाए गए तरीके से कीलो के एक ब्लॉक पर प्रशिक्षण लेता है। एक दिन वह स्थानीय लॉन्ड्री की दुकान पर जाता है और एक महिला से मुलाकात करता है। वो दोस्ताना लगती है, लेकिन वह तुरंत उसे एक निंजा के रूप में पहचान लेता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और एक जोरदार लड़ाई में उलझ जाते हैं। बाद में एक वॉशिंग मशीन से खून टपकता हुआ दिखाई देता है और लड़की का शव उसके अंदर घूमता हुआ। इस बीच माइका अपनी जांच को एक कदम आगे बढ़ाती है और उस एजेंट की पत्नी से मिलती है जिसे कबीलों के बारे में बात करने के लिए मार दिया गया था। वह औरत बताती है कि उसका पति एक मजबूत और बहादुर आदमी था, लेकिन घोटाले के बाद सब कुछ बदल गया। वह इतना डरपोक हो गया था कि हर दरवाजे और खिड़की पर कम से कम 2 ताले लगे होते थे और घर का हर कोना अच्छी तरह से रोशन होता था। उसने छाया के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, इसलिए निंजाओं के लिए छिपने की कोई जगह नहीं थी। फिर भी एक रात लाइट चली गई और उसे मार दिया गया। अगले दिन काम पर माइका के ऑफिस में एक बड़े अधिकारी मूल्यांकन के लिए आते हैं। ये तो साफ है कि वह उस पर नजर रखने के लिए वहां है, क्योंकि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि वह उन चीजों के बारे में ज्यादा जिज्ञासु है जो उससे संबंधित नहीं है। उस शाम माइका सावधानी से घर लौटती है, लेकिन पाती है कि पूरे ब्लॉक में बिजली चली गई है। फिर भी वह अपने अंधेरे अपार्टमेंट के अंदर जाती है, लेकिन तभी एक निंजा द्वारा हमला किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि एक और निंजा उसकी जान बचाता है और हत्यारों को मार देता है। वह और कोई नहीं बल्कि रिजो होता है। एक और फ्लैशबैक में हमें वयस्क राइजो को अपना पहला खून करने के मिशन पर दिखाया गया है। वो अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और टारगेट को बेरहमी से मार देता है। मिशन के बाद वो क्लान के बाकी लोगों से मिलने के लिए छत पर आता है। लॉर्ड ओजुनु कहता है कि वो राइजो पर गर्व है और उसे अपने पास बुलाता है। हैरानी की बात ये कि राइजो उस पर क्योकेत्सु शोगु से हमला कर देता है, जिससे उसका चेहरा और एक आंख फट जाती है। उसके साथी निंजा उस पर हमला करते हैं और उसे इमारत से धक्का दे देते हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद राइजो मुश्किल से पानी में गिरकर अपनी जान बचाता है। फिर जब से वह ठीक हुआ है, वह ओजून के सभी हत्याकांडों में दखल देकर कबीले के खिलाफ काम कर रहा है। उसने माइका की जान भी इसी वजह से बचाई। वे एक होटल की ओर गाड़ी चलाते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं, क्योंकि निंजा उन्हें ट्रैक करने के लिए एक खास गंध वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वह मैस्लो को फोन करती है और उसे बताती है कि वह राइजो के साथ है। उस आदमी को कहा गया है कि जैसे ही राइजो नजर आए उसे पकड़ ले। वह जानता है कि राइजो उनका मुख्य दुश्मन नहीं है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे आदेश मानने पड़ते हैं।
इसलिए जब वो तीनों योजना के अगले कदम पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं तो राइजो को पुलिस ने घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। उसे गुप्त ठिकाने पर ले जाया जाता है और अकेले कैद में रखा जाता है। माइका को पता चलता है कि मास्लो ने उसे मजबूरी में गिरफ्तार किया था। फिर भी वह रिजो को छोड़ने से इनकार कर देता है क्योंकि रात में जेल में वह सबसे सुरक्षित रहेगा। माइका उसके पास जाता है और उसे पानी पीने को देता है। रिजो इस मौके का फायदा उठाते हुए बताता है कि हत्यारे किसी भी पल यहाँ पहुंचने वाले हैं। माइका मैस्लो को चेताने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लाइटें बंद हो जाती हैं और निंजा छाया से बाहर आ जाते हैं। सबसे एडवांस्ड हथियार होने के बावजूद सैनिक योद्धाओं के सामने कमजोर साबित होते हैं। माइका राइजो के हाथों से जंजीरें खोल देता है, ठीक उसके मारे जाने से पहले। वह निंजाओं से लड़ता है और माइका को भागने के लिए कहता है क्योंकि वह दोनों को नहीं बचा सकता। राइजो ओजुनु क्लान का अब तक का सबसे अच्छा छात्र है, लेकिन फिर भी पूरी निंजाओं की भीड़ के खिलाफ जाना उसके लिए मुश्किल है। अंत में वह और ताकेशी सड़क पर आ जाते हैं। ताकेशी राइजो की जिंदगी खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठाता है, लेकिन माइका सही समय पर पहुंच जाती है और उसे अपनी कार से टक्कर मार देती है। वह राइजो को एक होटल ले जाती है, हालांकि वह बुरी तरह से घायल है। वो डॉक्टर के पास जाने से साफ मना कर देता है। वो उसके बेहोश शरीर के बगल में बैठकर उससे बातें करती है। वो उससे माफी मांगती है कि वो उसके किसी काम नहीं आ सकी और अपनी जिंदगी के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद वो एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है जो मैस्लो को उनकी लोकेशन बता देता है, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही कहीं से भी अचानक हत्यारे आ जाते हैं और राइजो को उठा ले जाते हैं। जब पुलिस आती है तो उन्हें सोफे पर बैठी माइका ही मिलती है। वह उन्हें बताती है कि रिजो को 10 मिनट पहले अगवा कर लिया गया था। कबीले के बेस पर वापस रिजो को लॉर्ड ओजुनु के सामने पेश किया जाता है। वह आदमी उसे माफी मांगने का एक आखिरी मौका देता है, लेकिन रिजो इनकार कर देता है। ओजुनु खास तौर पर गुस्से में है क्योंकि एक समय उसे लगता था कि रिजो उसकी जगह लेगा और कबीले का मालिक बन जाएगा। वह राइजो को उसी जगह खड़ा करता है जहां किरिको को मार दिया गया था। फिर राइजो को उंगली से मारने की तकनीक से 3 बार वार किया जाता है, जबकि ज्यादातर लोग एक बार भी नहीं झेल पाते। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए राइजो खून की उल्टी कर देता है। वह एक ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल देता है, इससे पहले कि निंजा उसे नोटिस कर पाते। माइका पुलिस बल को लेकर कंपाउंड में घुसता है, जिससे भगदड़ मच जाती है। कई निंजा विस्फोटों का शिकार हो जाते हैं, जिससे अंधेरे में छिपने का कोई फायदा नहीं रह जाता। आगे की झड़प में दोनों तरफ से नुकसान बढ़ता जाता है। राइजो ताकेशी और उसके आदमियों के सामने आ खड़ा होता है। मुश्किलों के बावजूद वह सभी निंजाओं को हरा देता है और ताकेशी के अगले कदम का इंतजार करता है। फिर वे दोनों एक जबरदस्त मुकाबले में उलझ जाते हैं। राइजो ने जीत हासिल कर ली, ताकेशी के अंगों को काट दिया और आखिरकार उसकी गर्दन भी। अब उसका एकमात्र विरोधी बचा है, उसका पुराना गुरु ओजुनु। वह बूहे को एक कमरे के अंदर पाता है, जबकि बाहर मौत का सन्नाटा है। गुरु अपना कौशल दिखाते हुए गायब हो जाता है और राइजो के पीछे छाया से फिर से प्रकट होता है। बस एक धक्के से वह राइजो को दूसरे कमरे में उड़ा देता है। फिर दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और जमकर लड़ाई करते हैं। ओजुनु उसे एक और मौका देता है, खुद को राइजो का पिता बताते हुए। राइजो जवाब देता है कि वे किसी का बेटा नहीं है और जिस पल वह ओजुनु को मारेगा वही उसकी असली शुरुआत होगी। और फिर वे एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ओजुनु फिर से गायब हो जाता है। अचानक माइका राइजो की मदद के लिए कमरे में दाखिल होता है, लेकिन ओजुनु छाया से फिर प्रकट होकर उस पर वार करता है। अपनी तलवार से उसकी छाती को भेदता है। लड़ाई ओजुनु के पक्ष में मुड़ जाती है जब तक कि राइजो उसी तरकीब का इस्तेमाल नहीं करता। छाया से ओजुनु को बार बार काटता है। आखिरकार ओजुनु अपने कंधे में तलवार के वार से गिर जाता है।